हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेज वन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाचन तंत्र का अगला वीडियो पढ़ने वाले हैं। हम 3 तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे पढ़ने वाले हैं एक ग्रास नली, जहाँ से मतलब भोजन आगे इंटर करेगा ग्रास नली, उसके आगे का पूरा पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम दांत और लार, मुंह ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले उसी के आगे क्या पढ़ने वाले हम जीव विज्ञान कक्षा 10 में भोजन नलिका किसे कहते हैं, ग्रास नली क्या है। ये ग्रास नली हमारी ईगोफेकस इसको बोलते हैं। और ये है क्या, इसका काम क्या होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें होता कुछ नहीं है, ये इसमें ना भोजन का पाचन होता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। ये श्वास नली के जस्ट पीछे ऐड होती है। और जब भोजन पूरी तरह से लार में सन जाता है तो उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में। ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा आपके अमाशय में। तो वही आज अमाशय को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अमाशय क्या है, अमाशय को भी पढ़ने वाले हैं, अमाशय के टाइप पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो इसमें ग्रास नली है क्या। ग्रास नली क्या बताता है कि ग्रास नली की सबसे पहले लंबाई कितनी है। तो जो अपनी ये ग्रास नली है जिससे भोजन अंदर जाता है, उसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और ये क्या होता है, इसमें ये श्वास नली के नीचे बताया रहते हैं पहले, जो क्या कहते हैं, ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली श्वास जहाँ सांस लेते हैं उसके जस्ट पीछे वाली नली में क्या होता है, हमारे पास ग्रास नली होता है। इसी से भोजन अंदर जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी बताई जा रही है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और ये श्वास नली के कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन का मतलब क्या है, स्थित कहाँ होती है। तो ये हमारे पास पीछे श्वास नली के जस्ट पीछे स्थित होती है। और इसके मध्य में एक छेद होता है, मध्य का मतलब बीच में छेद होता है। अब छेद होता है और उसको भेद कर, उसको पार करके उदार कुआ का मतलब होता है अमाशय ही, यानी कि ये चित्र दिख रहा है, इससे ऐड होता है। यहाँ से आगे से इसमें ग्रास नली ये सीधा माउथ से ऐड होता है, माउथ से सीधा स्टमक यानी अमाशय में। और भोजन सीधा कहाँ आने वाला है, अमाशय में ही आने वाला है। लेकिन इसमें जब इसमें लिखा ना उदार गुहा में स्थित, उदार गुहा के साइड में एक अमाशय होता है, सॉरी उदार गुहा। और जिधर हमारा अमाशय स्थित है, लीवर अलग स्थित होता है। तो उदार गुहा के साइड में कहाँ, अमाशय में खुलता है जाके। अब इसमें एक मोशन होता है, गति होती है, उस गति का नाम याद रखना होता है, क्रमाकुचन गति होती है। लिख लेना, इसमें एक मोशन होता है भोजन में या ग्रास नली में, ग्रास नली में भोजन क्रमाकुचन गति के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। क्रमाकुचन गति मोशन क्या होता है, क्रमाकुचन मोशन ऐसा होता है कि ये मान लो कि आपके पास क्या है, ग्रास नली है, ये इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अब जो भोजन होगा इसी ग्रास नली से होता हुआ जाएगा, इसी ग्रास नली के थ्रू आते भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में। तो जब आप यहाँ से माउथ से भोजन एंटर करेगा यहाँ पर, तो इसमें ऐसे जैसे कि ट्यूब को ऊपर नीचे करो, मतलब ऐसे कोई चीज़ से शैम्पू निकाल रहे हो तो शैम्पू एकदम निचोड़ कर निकाल रहे हो, तो उसमें एक उसी तरह होता है कि आप एक भोजन जो होगा ना, ऐसे ट्यूब के सहारे, ऐसे ट्यूब मतलब ऐसे दबते हुए भोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर अमाशय में पहुँचता है। उसी को बोलते हैं क्रमाकुचन गत, क्रम बाई क्रम से वो अंदर क्रम करता रहेगा, क्रमाकुचन गत। तो याद रखना, ग्रास नली क्या है, 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जस्ट श्वास नली के पीछे होती है, श्वास नली के नीचे या पीछे साइड में स्थित होती है। और कहाँ स्थित, इसकी लोकेशन उदार गुहा, ये सीधा खुलता कहाँ है, अमाशय में जाके खुलता है। हाँ, इसमें एक मोशन होता है जिसका नाम अभी बताया, वो क्या होता है, क्रमाकुचन गति होती है। अब देखो स्टमक की बात करें, अमाशय में, अब भोजन कहाँ इंटर आ चुका है कि हमारे पास अमाशय में आ गया।
आमाशय की बात करें तो ये एक अंग्रेजी के जे अक्षर की टाइप में बनता है। अंग्रेजी के जे मतलब ऐसे बनता है, इस टाइप का बना होता है। तो याद रखना आमाशय जो होता है अंग्रेजी के जे आकार का बना होता है और भोजन यहाँ पर जाने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटा तक आमाशय में स्थिर रहता है। कम से कम कितनी देर तक? 4 से 5 घंटा तक भोजन कहाँ स्थित होता है? आमाशय में होता है। और ये किस तरह का बना होता है? इसका आकार पूछ ले तो ऑप्शन में बहुत गलती में क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। ये बताओ आमाशय निम्न से बना होता है, यू आकार का, जे आकार का, वी आकार का। तो आपको याद रखना है जे आकार का होता है। भोजन पेट में लगभग कितनी देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे तक रहता है। हाँ, इसकी लेंथ यानी इसकी लंबाई की बात करें तो समथिंग 25 और 30 के बीच में इसकी लंबाई होती है। इसकी स्टमक की लंबाई कितनी होती है? लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर इसके व्यास की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी बताई जा रही है? इसकी लंबाई है 25 से 30 सेंटीमीटर है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, इसके व्यास की बात करें, जो ये लेंथ है, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 7 से 10 सेंटीमीटर है। 7 से कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अगर बात करें भोजन नली का अंतिम सिरा आमाशय से जुड़ता है। अब देखो ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली यहाँ पर ऐड होती है। कहाँ पर? यहाँ पर। ये आमाशय का पहला पार्ट होता है, लेकिन ग्रास नली का ये अंतिम पॉइंट होता है। वहां पर जाके क्या होता है? ग्रास नली का अंतिम सिरा कहाँ जुड़ता है? आमाशय में होता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो उस पॉइंट को याद रखना कार्डियस बोलते हैं, इसको याद रखना। अब इसके बीच यानी मध्य वाले पार्ट को फंड बोलते हैं, और इसके लास्ट वाले यहाँ पर, ठीक है, तो इसके आगे जो होगा ना, इस तरफ छोटी आंत जुड़ती है। क्या जुड़ती है? यहाँ पर छोटी आंत से सीधा कंटेक्ट होता है। अब इसी साइड में होता है लीवर। लीवर से कुछ चीजें आएंगी, वहां भी पढ़ेंगे। इस तरफ होता है हमारे पास अग्नाशय, अग्नाशय से भी आते हैं और ये जाके मिलते हैं डुंडियन पार्ट में, जो कि छोटी आंत का प्रथम पॉइंट होता है। तो वो तो छोटी आंत पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब बात करें तो जो क्या कहते हैं भोजन होता है, जिससे भोजन कहाँ? आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के दूसरे सिरे को, इस वाले सिरे को क्या बोलते हैं? पार्वरिक सिरा बोलते हैं। ठीक है, पार्वरिक सिरा बोलते हैं। अब देखो कि बात करें तो इसमें सेल होती हैं, कोशिकाएं होती है दो प्रकार की सिराएं कौन कौन से होती हैं? तो याद रखना, 2 सेल की बात करें। अब देखो इसी आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमाशय में जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो जठर ग्रंथि पाया जाता है आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा? आमाशय में। इसी जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? सेल पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो ऑक्सीजेंटिक है और एक है मुख्य कोशिका या पिप्टिक, इसको बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है। इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसका बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसके पीएच मान की बात करें, पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, तो कम से कम इसका होता है 1 पॉइंट से लगभग 2 के आसपास इसका पीएच मान होता है। काफी स्ट्रांग और प्रबल अम्ल होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये हमारी जठर ग्रंथि यानी आमाशय में पाए जाने वाली ग्रंथि जिसका नाम है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि कौन सी कोशिका में पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजेंटिक में पाया जाता है। और पिप्टिक्स जो होती है मुख्य कोशिका, जिसे ऑक्सीजोनिक कोशिका बोलते हैं। और इसमें से क्या पाया जाता है? एंजाइम। इसमें से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन होता है। उनको भी पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना। ये ऑक्सीटोनिक से क्या निकलता है? ऑक्सीटोनिक से निकलता है ऑक्सीजीटिन से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिसका पीएच मान होता है 1.5 से लगा के 2 तक। अगर बात करें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो यहाँ होता है। इसकी सरफेस पर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है श्लेष्मा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको म्यूकस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस के लेयर थोड़ा लिक्विड टाइप में होता है, जो उस सेल के इनके चारों तरफ क्या होता है?
इनके चारों तरफ स्थिर होता है, जो कि इसके परत को या इसमें क्षति या किसी प्रकार का नुकसान ना हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसकी बचत करता है, उससे उनकी सुरक्षा प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक लेयर होती है जिसका नाम है श्लेष्मा और इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकस। अब हमारे पास दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उन एंजाइम का क्या नाम है, एक पेप्सिन और एक रेनिन होता है। जठर ग्रंथियों को दो भाग में बांटा गया था, क्या, एक ऑक्सीजिनेटिक्स में और एक पेप्टिन जिसका नाम है जाइमोसेनिक। और इसमें से क्या निकलते हैं, एंजाइम, और इसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान 1.5 से 2 तक, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.5 से 2 तक। अब देखो क्या होता है ना, जो पेप्सिक होता है या जाइमोसोनिक्स होते हैं, इससे एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, दो, एक निकलता है पेप्सिन और एक निकलता है रेनिन। इससे क्या होता है, इससे जितनी भी प्रोटीन होती हैं उनका पाचन किया जाता है, ये पेप्टोनों में बदलता है, ठीक है। अगर रेनिन क्या होता है, जो दूध होता है, दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है केसीन को बदलकर पेप्सिन में बदलता है, ठीक है, और पेप्सिन फिर जाके किस में बदलता है, पेप्टानों में या पेप्टोनों में। अब देखो क्या होता है, ये जो इससे दो एंजाइम निकलते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन, ये क्रिया मतलब अक्रिय रूप में होते हैं, ये वर्क नहीं करते हैं। अब होता है क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इनके पढ़ने के बाद हाइड्रोक्लोरिक से जैसे ही मिलते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये तुरंत किसमें होते हैं, सक्रिय फॉर्म में आते हैं, तब सक्रिय फॉर्म में आते हैं, प्रोटीन का पाचन तब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जठर ग्रंथि होती है दो सेलों में बटा होता है, एक तो मुख्य कोशिका बोल सकते हो और एक होता है ऑक्सीजिनेटिक्स में, जिसमें से दो, एक चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी मुख्य, यानी इस यहाँ पर जो पार्ट्स है, इस वाले पार्ट्स को तो कार्डियस बोलते हैं, पायरोलस ये वाला है जो कि किसमें, छोटी आंत से जुड़ता है। अगर इसके अंदर जो होता है उसको तो क्या बोला जाता है, श्लेष्मा यानी म्यूकस। अब इन्हीं के बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब इसी में जब भोजन हमारा जाता है तो कम से कम 4 से 5 घंटा तक यहाँ इंटर करता है, और 4 से 5 घंटा इंटर करता है, तो इससे जठर ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं, और उस एंजाइम कितने निकलते हैं, दो, एक पेप्सिन एक रेनिन। ये ओनली प्रोटीन जो होगा उसका पाचन करेगा। ये दूध में पाए जाने वाली केसीन प्रोटीन को पहले वो बदलेगा पेप्सिन में, पहले किसमें बदलेगा, पेप्सिन में बदलेगा, तब जाके पेप्सिन बदले जो होगा वो बदलेगा पेप्टानों में। तो याद रखना है कि जठर ग्रंथियों से कितने प्रकार, कितने गहराई से नहीं ध्यान रखना है, फिर भी ध्यान रखो जठर ग्रंथि से कितने, तो क्या कौन सी सेल से क्या निकलता है। पहले तो ये डायरेक्ट पूछता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से निकलता है, तो जठर ग्रंथि से। सेल का नाम पूछे, कोशिका का नाम पूछे तो आप लिख सकते हैं इसको ऑक्सीजिनेटिक्स में। अगर पूछ ले भैया एंजाइम जठर ग्रंथि से और क्या निकलता है, एंजाइम की बात करें तो एंजाइम भी कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से। कौन सी सेल से, तो सेल का भी नाम लिख दिया हमने, ठीक है, और जिसका नाम है जाइमोसोनिक्स। अब क्या होते हैं, इससे दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन एक रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, और रेनिन का मतलब होता है क्या होता है, दूध में पाई जाने वाली केसीन का पाचन करना होता है। तो आज हम आमाशय पूरा पढ़ चुके हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत पढ़ने वाले हैं। तो अगर चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज पहले लाइक करो और शेयर जरूर करो। ठीक दोस्तों, जय हिंद।